हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। गाइज अंतःस्रावी तंत्र की 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, ये 6ठी क्लास है। अगर आपने इससे पहले की 5 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेंक्रियाज के बारे में, जिसे आप अग्नाशय कहते हो। गाइज ये एक मिश्रित ग्रंथि है, आइए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। हेडिंग लगा लीजिए साथियों, एंडोक्राइन सिस्टम। चैप्टर का नाम क्या है भैया? एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र। गाइज इस चैप्टर में हम ऐसे ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं जो किसका निर्माण करती है? जो भैया हार्मोन बनाती है, हार्मोन सिक्रीट करती है, जो हार्मोन का निर्माण करती है। और ऐसी ग्रंथियों को कहा जाता है भैया एंडोक्राइन ग्लैंड अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि। गाइज ये ऐसी ग्रंथि होती है जो भैया हार्मोन का निर्माण करती है। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 9 होती है। एक बात मैं आपको बता दूं, विज्ञान की जिस शाखा में एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का हम अध्ययन करते हैं, उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस ब्रांच को कहा जाता है भैया, उस शाखा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी ये विज्ञान की वह शाखा है गाइज जिसमें आप एंडोक्राइन ग्लैंड अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करते हो। गाइज अब तक हमने 3 ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया जो भैया हार्मोन बनाती है, यानी कि उन ग्रंथियों को कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथि। जिनमें से नंबर 1 पर आता है भैया थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। और नंबर 2 पर आता है भैया पैराथायराइड ग्लैंड। ये दोनों ग्रंथियां भैया हमारे गले में होती है, या आप कह सकते हो गर्दन में होती है। नंबर 3 पर हमने बात की थी भैया थाइमस ग्लैंड के बारे में, थाइमस ग्रंथि के बारे में। ये आपके चेस्ट में होती है, सीने में होती है। गाइज आज के इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? पेंक्रियाज के बारे में भैया, अग्नाशय के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आइए समझते हैं गाइज अग्नाशय के बारे में। बहुत सारी चीजें हैं जैसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइज ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा हो, गाइज सभी के लिए उपयोगी रहेगी। यहाँ से मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बहुत सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। बस मेरी शर्त यह है कि आपको वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देखनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। गाइज मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में बताया कि पेंक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या है भैया? एक मिक्स्ड ग्लैंड है, एक मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी कि भैया एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि। अब बात आती है कि इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा गया है? गाइज ये ऐसी ग्रंथि है जो भैया जूस भी बनाती है, ये एंजाइम भी बनाती है, और ये भैया हार्मोन भी बनाती है। और ऐसी ग्रंथि जो बेटा जूस और एंजाइम बनाए उसे कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। हिंदी में कहा जाता है बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि। और ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन बनाए उन्हें कहा जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। और भैया ऐसी कोई ग्रंथि जो बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह व्यवहार करती है, ऐसी ग्रंथि को कहा जाता है भैया मिश्रित ग्रंथि। ऐसी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? ऐसी ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और वो मिश्रित ग्रंथि कौन है? वो है भैया पेंक्रियाज, अग्नाशय। गाइज बहिस्रावी ग्रंथि जो है बेटा, इसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में पढ़ते हैं। और बेटा ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन बनाती है वो ग्रंथि होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं।
तो गाइज ये एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह व्यवहार करती है। इतनी बात क्लियर है, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। गाइज इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी भैया लैंगरहैंस ने। लैंगरहैंस नाम का एक वैज्ञानिक था भैया, इसने इसकी खोज की थी। गाइज इसकी जो संरचना होती है वो भैया पेड़ के पत्ते के समान होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? इसकी संरचना पेड़ के पत्ते के समान होती है। पेड़ के पत्ते के समान होती है। इसकी संरचना कैसी होती है बेटा? इसकी संरचना पेड़ के पत्ते के समान होती है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज लैंगरहैंस ने की थी। इसका भार कितना होता है? हम एवरेजन कह सकते हैं कि 60 से 100 ग्राम होता है। लोकेशन क्या है भैया इसकी? कहाँ उपस्थित होती है? ये होती है भैया एब्डोमिनल कैविटी में, यानी कि उदर गुहा में। कहाँ होती है भैया? ये उदर गुहा में उपस्थित होती है, एब्डोमिनल कैविटी में उपस्थित होती है। थोरेसिक कैविटी जहां पर खत्म होती है, देखियो आपके सीने में जो खाली जगह होती है उसे थोरेसिक कैविटी कहा जाता है। और सीने जो थोरेसिक कैविटी वाला भाग, इसमें क्या क्या होता है? इसमें बेटा हृदय होता है, आपके फेफड़े होते हैं, आपकी पसली होती है। और ये जब सीने वाला भाग खत्म होता है तो पेट वाला भाग स्टार्ट होता है। और पेट वाले भाग में जो खाली जगह होती है गाइस, उसे कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी। जिसमें क्या क्या होता है? जिसमें लीवर होता है, पेंक्रियाज होता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, स्टोमच होता है। वो सारी चीजें बेटा एब्डोमिनल कैविटी में होती है। ठीक है, तो ये उदर गुहा में उपस्थित होता है कौन? पेंक्रियाज। और ये जुड़ा हुआ होता है भैया छोटी आंत के डूडेनम, क्या आप अंतःग्रहणी वाला भाग भी कहते हो, डूडेनियम वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है, वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भैया पेंक्रियाज छोटी आंत के किस भाग से जुड़ा हुआ होता है, किस वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है? डूडेनम वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है। खोज लैंगरहैंस ने की थी। पेड़ के पत्ते के समान इसकी संरचना होती है। इसका भार 60 से 100 ग्राम के आसपास होता है। लगभग मैं बताया है, लोकेशन एब्डोमिनल कैविटी में होता है, यानी कि उदर गुहा में होती है। और छोटे आंत के डूडेनियम वाले भाग से जुड़ी हुई होती है। बोलो भैया, यहां तक किसी को कोई परेशानी है क्या? नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं बेटा। देखिए आपका जो आपका जो पेंक्रियाज होता है, इस पेंक्रियाज में 4 सेल होती है। कितनी सेल होती है? इसमें 4 प्रकार की कोशिका होती है, या फिर मैं लिख सकता हूं कि 4 सेल होती है। नंबर 1 पर होती है भैया एल्फा सेल, नंबर 2 पर होती है बीटा सेल, और नंबर 3 पर होती है भैया डेल्टा सेल, और नंबर 4 पर होती है भैया एफ सेल। अब ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ से बहुत अच्छी चीज है। ये जो एफ सेल होती है बेटा, ये जूस बनाती है। और कौन सा जूस बनाती है? तो पैंक्रिएटिक जूस बनाती है। और ये पैंक्रिएटिक जूस लगभग एक दिन में 1 लीटर के आसपास बनता है। और इसी पैंक्रिएटिक जूस में क्या होते हैं बेटा? इसी पैंक्रिएटिक जूस में एंजाइम होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आपकी एफ सेल है, जूस और एंजाइम बनाती है। और ऐसी ग्रंथि बेटा जो जूस और एंजाइम बनाए, वो ग्रंथि कौन सी है? वो है भैया बहिःस्रावी ग्रंथि। तो इसने बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य किया। और बेटा एल्फा, बीटा और जो डेल्टा सेल है, ये सेल भैया हार्मोन बनाती है। कौन से हार्मोन बनाती है अभी हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से एंजाइम बनाती है आपकी एफ सेल। यानी कि एफ सेल में जो जूस बनता है वो पैंक्रिएटिक जूस बनता है। और इस पैंक्रिएटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो एक होता है एमाइलेज एंजाइम, जो भैया स्टार्च को 100% माल्टोज में कन्वर्ट करता है। एक होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, जो पेप्टोन्स या पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और एक होता है भैया लाइपेज एंजाइम, जो वसा को वसी अम्ल में ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ये भैया हमने पाचन तंत्र में आपको पढ़ाया था, मैंने पाचन तंत्र भी करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर विजिट करें, वहां पर आपको पाचन तंत्र की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हो। इतनी बात क्लियर है बेटा? ओके, हम बात कर रहे थे एल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल की। बेटा ये जो सेल होती है ये हार्मोन बनाती है। कौन सा हार्मोन बनाती है अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन मैंने ऐसा कहा था कि ऐसी सेल बेटा,
ऐसी ग्रंथि जो भैया हार्मोन बनाए वो ग्रंथि कौन सी है? वो है भैया एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या बनाती है? हार्मोन बनाती है। तो भैया कहने का मतलब इन तीनों सेलों ने तो एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य किया, और इस एप सेल ने भैया बहिस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य किया क्योंकि इसने जूस भी बनाया और एंजाइम भी बनाया। इसलिए गाइस इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि भैया ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है और बहिस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है। मैं आपको बता दूं, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन? ये पेंक्रियाज। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है, जो किसमें आती है? बहिस्रावी ग्रंथियों में आती है। और ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखना मेरे दोस्त ये चीजें। अब इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? एक बात को याद रखना गाइस, ये जो लैंगरहैंस है, इसने एल्फा सेल को, बीटा सेल को, डेल्टा सेल को क्या कहा गया था? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसका मतलब होता है लैंगरहैंस की दीपिकाएं, नाम दिया था भैया इसने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया लैंगरहैंस की दीपिकाओं का संबंध किस अंग से है? तो क्या बताओगे? भैया पेंक्रियाज से है। और लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस कोशिकाओं को कहा जाता है? तो एल्फा सेल को, बीटा सेल को, डेल्टा सेल को कहा जाता है। ये लैंगरहैंस एक वैज्ञानिक का नाम है भैया, जिसने किसकी खोज की थी? इस पेंक्रियाज की खोज की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लैंगरहैंस की दीपिकाओं का संबंध किस अंग से है, तो बता देना भैया किस अंग से है? पेंक्रियाज से। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई? आशा करता हूं बेटा बहुत अच्छे से आ गई होगी। अब मैं मिटा देता हूं। और एक बात और मैं आपको बता दूं भैया, इन चारों सेलों में जो सबसे ज्यादा कोशिका पाई जाती है, सबसे ज्यादा जो सेल पाई जाती है वो होती है बीटा सेल। तो मैं लिख देता हूं कि जो बीटा सेल होती है वो भैया सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली सेल है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली सेल है या कोशिका। किसमें? भैया पेंक्रियाज में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? पेंक्रियाज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पेंक्रियाज में बीटा सेल सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है इन चारों सेलों में से। इतनी बात क्लियर है? अब एक एक सेल के बारे में पढ़ते हैं, वो कौन सा हार्मोन बनाती है और वो हार्मोन करता क्या है। गाइस यहां से अब आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए। ऐसी बात नहीं है बेटा कि यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं भैया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। पूछ लिया पेंक्रियाज की खोज किसने की थी? अरे क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पेंक्रियाज है। एकमात्र हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? पेंक्रियाज है भैया। पेंक्रियाज का बाहर कितना होता है? एवरेजन औसतन 60 से 100 ग्राम होता है। कहां होती है? एब्डोमिनल कैविटी में होती है। लैंगरहैंस की दीपिकाओं का संबंध किस अंग से है? भैया पेंक्रियाज से है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, स्टार लगा लेना। पेंक्रियाज में सबसे ज्यादा कौन सी कोशिका पाई जाती है? बीटा सेल पाई जाती है भैया। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेटा मिटा देता हूं और आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले बीटा सेल के बारे में। किसके बारे में? बीटा सेल के बारे में। बीटा सेल के बारे में बेटा, जो बीटा सेल है वो भैया आपके पेंक्रियाज में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कोशिका है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली कोशिका। गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूं। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो बेटा चैनल पर जाओ, विजिट करो, देखो, मौज करो यार। चले भैया, ओके। अब बात करते हैं बेटा बीटा सेल के बारे में। देखो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका है। पहला पॉइंट तो आप यही लिखोगे, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका। दूसरा पॉइंट क्या है?
गाइज ये बीटा सेल एक हार्मोन सिक्रीट करती है और उस हार्मोन का नाम है भैया इंसुलिन हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट है भैया, यहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, बहुत सारे। अगर पैंक्रियाज से क्वेश्चन आएगा तो 90% संभावना रहती है कि बेटा यहां से आएगा, बीटा सेल से, इंसुलिन हार्मोन से आएगा। और इस इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? दो वैज्ञानिक थे, बेंटिंग वह बेस्ट। इन्होंने भैया किसकी खोज की थी? इस इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी। किसने की थी भैया? बेंटिंग वह बेस्ट ने की थी भैया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? भैया नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इस बेंटिंग और बेस्ट को इंसुलिन की खोज के उपलक्ष्य में। अब ये करता क्या है भैया? ये इंसुलिन हार्मोन तो आपके ब्लड में, आपके रक्त में शर्करा की मात्रा को, एनसीईआरटी में यही पॉइंट लिखा हुआ है, शर्करा की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, संतुलन बनाए रखता है, बनाए रखता है। देखिए आपके ब्लड में बेटा जो शुगर होती है वो क्या होती है? वो ग्लूकोज होता है। ब्लड शुगर किसे कहा जाता है? ब्लड शुगर कहा जाता है भैया ग्लूकोज को, यानी कि आपके ब्लड में जो शुगर होती है वो ग्लूकोज होता है। अगर बेटा ये ग्लूकोज की मात्रा आपके ब्लड में अधिक हो गई, आवश्यकता से ज्यादा हो गई, मैंने क्या कहा कि आपके ब्लड में शुगर की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो गई, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो गई। शुगर को ही क्या कहा गया? ग्लूकोज कहा गया। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो गई तो बेटा ये जो इंसुलिन हार्मोन होता है ना, इंसुलिन हार्मोन, ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है पता है? इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तन कर देता है। ये ग्लाइकोजन भैया आपके लीवर में जाकर के स्टोर हो जाता है, आपके लीवर में जाकर के स्टोर हो जाता है। और इसे क्या कहा जाता है भैया? ग्लाइकोजन को जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ क्या कहा जाता है? जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ कौन है? तो भैया ग्लाइकोजन है। कहाँ स्टोर होता है? तो लीवर में स्टोर होता है। आ गई आपको बात समझ में? तो इंसुलिन हार्मोन ने क्या किया? ब्लड में शर्करा की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। अगर आपके ब्लड में आवश्यकता से अधिक शर्करा हो गई, ग्लूकोज हो गया, तो इस ग्लूकोज को भैया इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अगर मान लीजिए बेटा आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हुई, अब इंसुलिन की कमी कब होगी? या तो आपके शरीर में पैंक्रियाज में कुछ न कुछ कमी होगी या फिर बीटा सेल में कुछ न कुछ कमी होगी, तभी जाकर भैया इंसुलिन हार्मोन कम बनेगा। तो अगर आपके शरीर में बेटा इंसुलिन हार्मोन की कमी हुई, इंसुलिन हार्मोन की अगर कमी हुई तो क्या होगा बेटा? आपके ब्लड में ये जो शुगर है, शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। आपके ब्लड में जो शुगर है ये भैया बढ़ जाएगा, इसकी मात्रा अधिक हो जाएगी। मैंने ऊपर की ओर तीर का निशान लगाया, उसका मतलब ये है कि इसमें ब्लड की मात्रा, जो शुगर लेवल है बेटा, वो बढ़ जाएगा। अगर ये बहुत दिनों तक रहा तो आपको एक बीमारी होगी और उस बीमारी को कहा जाता है हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर ग्लाइसीमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपर ग्लाइसीमिया। और इसी बीमारी को कहा जाता है भैया डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह रोग, मधुमेह रोग कहा जाता है भैया। और मधुमेह रोग के लक्षण क्या क्या है भैया? शरीर में कमजोरी रहेगी, बेड से आप उठोगे तो आपकी आंखों के आगे धुंधलापन आएगा, मूत्र में ग्लूकोज जाएगा भैया, और इसमें व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। इस प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। बोलो बीटा सेल में कोई प्रॉब्लम है क्या भैया? अगर नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और जितने भी अपने दोस्त जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं भैया,
उन्हें बता दो कि इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी पढ़ाई जाती है अच्छे कंटेंट के साथ। जाकर जरूर विजिट करो भैया, मजा आएगा। बिल्कुल आसान भाषा में चीजें सिखाई जाती है। मैं एक बार और रिवीजन करवाता हूं बेटा, उससे पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, एक बार और रिवीजन करते हैं। मुझे यह बताओ कि पेंक्रियाज में, अग्नाशय में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? बीटा सेल, बीटा कोशिका। और ये किस हार्मोन का सिक्रेशन करती है? इंसुलिन हार्मोन का। इसकी खोज किसने की थी? बेंटिंग में बेस्ट ने। गाइस, जिसकी खोज के उपलक्ष्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन दोनों वैज्ञानिकों को। भैया ब्लड में ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ब्लड में शर्करा की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। जब भी आपके ब्लड में बेटा शुगर लेवल अप हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, तो जो ब्लड में ग्लूकोज अधिक हुआ है उसे ये इंसुलिन हार्मोन किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन आपके लीवर टिश्यू के पास जाकर के स्टोर होता है। और भैया इस ग्लाइकोजन को जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ कहा जाता है। अगर मान लीजिए बेटा आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई, आपका पेंक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर रहा, आपकी बीटा सेल बनी नहीं है, आपकी बीटा सेल भी अच्छे से कार्य नहीं कर रही है, तो क्या होगा? ये इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी। और अगर बेटा इंसुलिन हार्मोन की कमी हुई है आपके शरीर में, तो क्या होगा? आपके ब्लड में बेटा शुगर लेवल है वो अप हो जाएगा, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो उससे क्या होगा भैया? आपको उस स्टेज को कहा जाता है, अगर ये बहुत दिनों तक रहा ना आपके ब्लड में शुगर का लेवल अधिक, तो हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया ये एक बीमारी होती है बेटा, इसे कहा जाता है डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह रोग। डायबिटीज भी बेटा दो प्रकार का होता है, एक डायबिटीज इंसिपिडियस और एक डायबिटीज मेलिटस। तो यहाँ पर बेटा जो इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो आपको डायबिटीज होता है वो डायबिटीज मेलिटस होता है। याद रखना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा। अब आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं भैया एल्फा सेल के बारे में। मिटा दो बेटा इसको। ओके, तो यहां तक किसी को कोई परेशानी है क्या? बोलो भैया। नहीं होनी चाहिए कि बेटा मैंने बहुत अच्छे से आपको दो दो बार पढ़ाया है। बता मेरे भैया, कोई परेशानी है क्या? नहीं होनी चाहिए। प्यास लग रही है पर पानी दूर है, माइक लगा हुआ है, कैसे जाऊं? चलो देखो, पहले पढ़ा ही लेते हैं। एल्फा सेल। अब किसके बारे में बात करते हैं बेटा? हम एल्फा सेल के बारे में बात करते हैं। मैं आपको बता दूं ये एक हार्मोन सिक्रीट करती है, और उस हार्मोन का नाम है भैया ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन हार्मोन। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी भैया किम्बेल और वह मुरलिन, दो वैज्ञानिक थे। इस किम्बेल व मुरलिन ने भैया इस ग्लूकागोन हार्मोन की खोज की थी। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए बेटा, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे चले। ओके, अब बात आती है भैया कि ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है। लेकिन उससे पहले आपको क्या पता होना जरूरी है कि जो ग्लूकोज था, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में किसने कन्वर्ट किया था? तो आपको पता है इंसुलिन हार्मोन ने किया था भैया। किसने किया था? इंसुलिन हार्मोन ने। और ये ग्लाइकोजन कहाँ जाकर स्टोर हुआ था? ये ग्लाइकोजन स्टोर हुआ था भैया आपके लीवर के पास जाकर। मैंने इसे जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ भी कहा था ना। अब बेटा ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। कौन? ये ग्लूकागोन हार्मोन। ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है भैया? इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अब ये ग्लूकागोन हार्मोन हर समय नहीं निकलता। कब निकलता है? जब आप व्रत रहते हो, जब आप खाना नहीं खाते, रोजा रहते हो, या फिर गुस्से में आपने खाना नहीं खाया। पर आपके शरीर को तो ऊर्जा की आवश्यकता रहती है बेटा। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जब आप ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनती है। यानी कि ऊर्जा के लिए हमें ग्लूकोज की आवश्यकता है। अब आप खाना नहीं खाओगे तो भैया ग्लूकोज आएगी कहाँ से? और बेटा इस ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन ने ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर किया था। किसके पास? लीवर के पास। लेकिन जिस दिन आपने खाना नहीं खाया बेटा, उस दिन भी तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वापस इस ग्लाइकोजन को, ये जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है ना, ये ग्लूकागोन हार्मोन ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है भैया।
इसलिए इस ग्लूकागोन हार्मोन को फास्टिंग हार्मोन भी कहा गया है, फास्टिंग हार्मोन भी कहा गया है, व्रत वाला हार्मोन। अगर आपसे पूछे कि फास्टिंग हार्मोन कौन सा है तो ग्लूकागोन हार्मोन है। जिस दिन हम खाना नहीं खाते उस दिन भी भैया हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये थोड़ी ना है कि आपने खाना नहीं खाया तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। भैया मनुष्य एक कार्यशील प्राणियों से कार्य करता रहना चाहिए, और कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? ऊर्जा ग्लूकोज से प्राप्त होती है। मैं आपको बता दूं, ये होता है ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भैया एटीपी। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है बेटा वो एटीपी के रूप में बनती है। ये ऊर्जा कहाँ पे बनती है? ये केमिकल रिएक्शन कहाँ होती है? ये होती है बेटा आपकी सेल में, आपकी कोशिका में होती है। तो हमें बेटा ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। अब ये ग्लूकोज आएगा कहाँ से? जिस दिन आपने खाना नहीं खाया तो बेटा हमने लीवर के पास स्टोर करके रखा था ग्लाइकोजन को। ये भी तो एक ग्लूकोज ही है, जिसे इंसुलिन हार्मोन ने ग्लाइकोजन के रूप में लीवर के पास स्टोर किया था। तो ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? इस ग्लाइकोजन को वापस किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और फिर इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तब जाकर आपके शरीर में एनर्जी रहती है भैया। आप व्रत करते हो उस दिन भी, क्योंकि ये ग्लाइकोजन जो आपके लीवर के पास उपस्थित था, इकट्ठा था, इस ग्लाइकोजन को भैया ग्लूकागोन हार्मोन ने वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया। और फिर हमने, हमारी कोशिकाओं ने क्या किया? इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण कर लिया। और हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर के टिश्यू को, हमारे शरीर के ऑर्गन्स को। हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। तो सिंपली ऊर्जा मिल गई भैया। तो ये कार्य होता है बेटा ग्लूकागोन हार्मोन का। लेकिन कभी मान लीजिए आपका पेंक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर रहा, आपकी सेल, आपकी एल्फा सेल अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो अगर मान लीजिए आपके शरीर में ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है, ये ग्लूकागोन जो हार्मोन है, अगर ग्लूकागोन हार्मोन की बेटा कमी हो गई तो क्या होगा बेटा? आपके ब्लड में क्या होगा बेटा? भैया शुगर लेवल कम होगा, शुगर लेवल कम होगा। तीर का निशान आपकी बार मैंने नीचे लगाया है, तीर का निशान मैंने आपकी बार नीचे लगाया, आपको दिख नहीं रहा। शुगर लेवल क्या होगा बेटा? लो होगा, शुगर लेवल कम होगा भैया, क्योंकि आपने खाना तो वैसे भी नहीं खाया, और ये जो ग्लाइकोजन है बेटा ये ग्लूकोज में परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ग्लूकागोन हार्मोन काम नहीं कर रहा है। अगर ग्लूकागोन हार्मोन काम नहीं करेगा तो ग्लूकागोन हार्मोन की कमी होगी, और भैया ब्लड में शुगर लेवल कम होगा। यानी कि आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है बेटा वो आएगा कहाँ से? आपके ब्लड में बेटा जो ग्लूकोज है वो शुगर है, उसकी मात्रा कम होगी, और कम होगी तो बेटा क्या होगा? आपको एक बीमारी होगी, उस बीमारी को कहा जाता है हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपो का मतलब होता है कम, और हाइपर का मतलब होता है अधिक। तो उस बीमारी को क्या कहा जाता है? जिसमें ब्लड का शुगर लेवल कम हो, वो होता है हाइपोग्लाइसेमिया। और ब्लड में शुगर की मात्रा अधिक हो तो डायबिटीज मेलिटस या हाइपरग्लाइसीमिया। बोलो, एल्फा सेल में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा। इतने अच्छे से पढ़ाया, कौन बताएगा यार? फिर भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कैसे काम चलेगा बेटा? देखो, अच्छा कंटेंट सीखो, अच्छी चीजें पढ़ो जो आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है। वैसे तो पढ़ने का तो कोई अंत ही नहीं होता बेटा। कोई परेशानी आता किसी को नहीं होनी चाहिए। एक बार और रिवीजन करवाया जाए। देखो, एल्फा सेल ये ग्लूकागोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इसकी खोज किसने की थी? किम्बेल व मुरलिन ने। और ये क्या करता है भैया? आपके ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में किसने कन्वर्ट किया था? इंसुलिन हार्मोन ने। ये क्या करता है? इस ग्लाइकोजन को भैया ये ग्लूकागोन हार्मोन ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। किस दिन? जब आपने खाना नहीं खाया उस दिन। क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा किससे मिलती है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है बेटा। ये इसके कार्य होता है। अगर आपके शरीर में ग्लूकागोन हार्मोन की कमी होगी तो ब्लड में शुगर लेवल कम होकर आपको बीमारी होगी हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं बेटा डेल्टा सेल की, कि डेल्टा सेल का कार्य क्या है। स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, यहां तक समझ में आ गई आपको कहानी? बोलो बेटा, आ गई क्या? कर दो यार सब्सक्राइब, 1000 तो कर दो भैया। कितने से कम है? अब तो बहुत कम बचे हुए हैं।
जल्दी जल्दी करो बेटा, 1000 कर दो यार, तो आज टाइम भी बहुत बच रहा है। चले भैया आगे बोलो, यहाँ तक की कहानी किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भैया। ओके आगे चलते, अब बात करते हैं डेल्टा सेल की। और डेल्टा सेल बेटा एक हार्मोन सिक्रीट करती है, और उस हार्मोन का नाम क्या है? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन, उस हार्मोन का नाम है भैया सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन, ये ओ है यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा सेल ने किस हार्मोन का सिक्रेशन किया? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। और बेटा ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है, ये क्या करता है भैया? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्या करता है बेटा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन? ये बीएमआर को रेगुलेट करने का कार्य करता है। अगर आपने हमारी पिछली क्लासें देखी है बेटा, पिछली 5 क्लासें देखी है, तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपको इस बीएमआर का मतलब समझ में आता होगा। इस बीएमआर के बारे में पता होगा कि ये बीमार एक्चुअली में होता क्या है। गाइज जब मैंने आपको थायराइड ग्लैंड पढ़ाई थी, तो थायराइड ग्लैंड में 2 हार्मोन थे, एक T3 T4 हार्मोन, दोनों का सेम कार्य था बेटा। थायराइड फॉलिकल सेल ने 98% की मात्रा में T3 व T4 का निर्माण किया था, या फिर मैं कह सकता हूं कि थायराइड हार्मोन का निर्माण किया था। और भैया थायराइड हार्मोन का कार्य क्या था? इस बीएमआर को रेगुलेट करना, सेम यही कार्य था भैया, लेकिन उसके अलावा उसके और भी कार्य थे। लेकिन यहाँ पर जो डेल्टा सेल जो हार्मोन सिक्रेट करती है सोमेटोस्टेटिन, इसका सिर्फ एक ही कार्य है, बीएमआर को रेगुलेट करना। अगर आपको वहां समझ में नहीं आया तो बेटा यहाँ समझ लीजिए। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने पिछली 5 क्लासें नहीं देखी है तो जाओ भैया, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है आपको, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मजा जाएगा अगर आप क्लास लोगे तो। देखिए भैया बीएमआर की फुल फॉर्म क्या होती है? बीएमआर की फुल फॉर्म होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचयी दर, आधार उपापचयी दर, आधार उपापचयी दर। अब ये क्या होता है बेटा? बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर दर, जिस दर से आप ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपभोग करते हो। मैं लिख देता हूं, जिस दर से ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कोशिका ऑक्सीजन का उपभोग या खपत या खर्च करती है, उस दर को बीएमआर दर कहा जाता है। बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। देखिए कुछ लिखा मैंने, समझ में आया? जिस दर से ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कोशिका ऑक्सीजन का उपभोग, खपत या खर्च करती है। बेटा ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? जब आप ग्लूकोज को यानी कि C6H12O6 को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी बनती है। अब ये एटीपी आपके शरीर में जो बनती है वो ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इतनी बात समझ में आ गई? ओके बेटा, तो इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए और ऊर्जा बनाने के लिए आपकी कोशिकाओं ने ऑक्सीजन की कितनी खपत की है, कितना खर्च किया ऑक्सीजन को, कितना उपभोग किया है, कितना काम में लिया है, उस दर को क्या कहा जाता है बेटा? बीएमआर कहा जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचय दर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका पैंक्रियाज समाप्त हो गया है भैया। आशा करता हूं ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये एक ही काम है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है भैया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नए वीडियो में नए ग्लैंड के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।